प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट मास किसे बोलते हैं, और इक्विवेलेंट मास के सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था डिफरेंट सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट मास, एटम का, आयन का, सॉल्ट का और एसिड का। पिछले लेक्चर में हम लोग इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे कि एसिड क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को कैसे हम समझेंगे कि ये एसिड है, ठीक। और इनफैक्ट और इंटेंसली अगर बात की जाए तब क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिवली हम लोगों ने क्या बात की थी कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। इनफैक्ट हम लोगों ने एसिड का जेड फैक्टर निकाला था, और एसिड का जेड फैक्टर हम लोग क्या बोलते थे कि टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को ही हम लोग जेड फैक्टर ऑफ एसिड कहते थे, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर्स पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आपको याद होगा पिछला क्लास हमने यहीं पे छोड़ा था। तो अलग अलग एसिड का जेड फैक्टर निकाला था, है ना। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जेड फैक्टर 2 था। ये नाइट्रिक एसिड, इसका जेड फैक्टर 1 था। ये HCl का जेड फैक्टर 1 था। HBr का जेड फैक्टर 1 था। कैसे किया था ये सब पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम आगे इससे बढ़ते हैं। इन सारे एसिड को इकट्ठा मैं एक जगह लिखता हूँ और इन सब का जेड फैक्टर करता हूँ समराइज। तो आप लोग अपना अपना कॉपी खोलो, रजिस्टर खोलो और लिखना शुरू कर दो यहाँ से आगे। यहाँ तक तो आपने कवर अप कर लिया है, यहाँ तक तो आपके नोट्स में शामिल है। तो आप अपने नोट्स को आगे बढ़ाओ और लिखना शुरू करो। लिखो जेड फैक्टर ऑफ या बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट एसिड्स। जेड फैक्टर और बेसिसिटी और टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो बोलो सब एक ही बात है, ऑफ डिफरेंट एसिड्स। अलग अलग एसिड्स का जेड फैक्टर अब हम लोग इकट्ठे लिखेंगे, है ना। मान लो आपके पास सबसे पहले हैलोजन एसिड है, लेट वी हैव HF। हालांकि हम लोगों ने क्या बोला था, ये बहुत ही वीक एसिड है। क्यों, कैसे, ये सब पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। बट एसिड तो है, एसिड है तो इसका जेड फैक्टर क्या होगा, 1, है ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, 1। अगला HCl, अगला HBr, अगला HI। यहां लिख रहे हैं हम लोग एसिड और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां लिख रहे हैं जेड फैक्टर, ठीक। नेक्स्ट वी हैव HNO3, नेक्स्ट वी हैव HNO2, नेक्स्ट वी हैव HCOOH, नेक्स्ट वी हैव CH3COOH, नेक्स्ट वी हैव H3PO4, नेक्स्ट वी हैव H3PO3, नेक्स्ट वी हैव H3PO2। क्लियर। तो इसका जेड फैक्टर लिखेंगे तो बोलेंगे 1, इसका जेड फैक्टर तब भी 1, इसका जेड फैक्टर तो 1, इसका जेड फैक्टर तो 1, इसका जेड फैक्टर ये भी 1, इसका जेड फैक्टर ये भी 1, इसका जेड फैक्टर 1, इसका जेड फैक्टर 1, इसका जेड फैक्टर। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3, है ना। इसका जेड फैक्टर होता था 3, इसका कितना होता था 2, इसका कितना होता था 1। कैसे होता है ये सब हमने स्ट्रक्चर में आपको डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। और कुछ एसिड लिख लो, सम मोर एसिड्स, क्योंकि एसिड ही इंपॉर्टेंट है बेस में, तो आप सीधा सीधा देख के आंसर मारोगे। यहां तक बात हुई। इसके अलावा HClO4, HClO3, HClO2, ऐसा। उसी तरीके से C6H5COOH बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। इन सब का जेड फैक्टर तब बोलेंगे इसका जेड फैक्टर 1, इसका जेड फैक्टर 1, इसका जेड फैक्टर 1, इसका जेड फैक्टर 1, इसका जेड फैक्टर 2। तो ये डिफरेंट एसिड्स हैं, हमने इकट्ठा सबको लिख दिया है इनका जेड फैक्टर। तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, उसके लिए कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन हम लोगों ने पूरा लेक्चर एसिड पे ही दिया है। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर, जो पिछला लेक्चर अपना था, वो पूरा का पूरा एसिड के जेड फैक्टर को ही डिफाइन कर रहा है कॉन्सेप्चुअली, ठीक। फिर हम लोगों ने शॉर्टकट लिया था और उस शॉर्टकट से अब ये ओवरऑल टेबल है। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली याद रखना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे खुद ही याद हो जाएगा कि साहब कितने हाइड्रोजन है। जैसे हम बात करें यहाँ इसमें, इन सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना हाइड्रोजन वही क्या है, उसका जेड फैक्टर देखो, सब में हाइड्रोजन 1 है। सिमिलरली यहाँ जितना हाइड्रोजन है वही उसका जेड फैक्टर है। H2SO4 नहीं आया क्या, वाह, जो बेहतरीन चीज़ है वही नहीं आया, कोई बात नहीं। H2SO4 लिखो। H2SO4 हाइड्रोजन कितना है, 2, और जेड फैक्टर भी कितना है, 2। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर। अब तुम सोच के देखो कितना बचा, इसके अलावा एक ये बचा,
क्लियर? इसके अलावा एक ये बचा और ये बचा और कौन बचा? ये बचा और ये बचा। इसी में तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा जितना हाइड्रोजन है वही उसकी बेसिसिटी है। बोले यस सर नो। अब इसमें हाइड्रोजन ठहर गया 2 बट बेसिसिटी 1 है। क्यों? पिछला लेक्चर। यहाँ हाइड्रोजन 3 1 4 बेसिसिटी 1। क्यों? पिछला लेक्चर। यहाँ हाइड्रोजन 3 बेसिसिटी 2। क्यों? पिछला लेक्चर। यहाँ हाइड्रोजन 3 बेसिसिटी 1। क्यों? पिछला लेक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और एक 6 बट बेसिसिटी 1। क्यों? पिछला लेक्चर। बनाओगे ना बेंजोइक एसिड, शायद हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया वहाँ, तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा लिखोगे, ये बेंजीन और उस पर लग गया C डबल बॉन्ड O और ये लग गया OH। नो डाउट ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो ये वाला क्या होगा? रिप्लेसेबल होगा। बट ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इन सब में से कोई भी रिप्लेसेबल नहीं है। क्लियर? इनमें से कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। ऑल्दो हाइड्रोजन 5 हैं इधर वाले, बट इनमें से कोई भी रिप्लेसेबल नहीं है। तो रिप्लेसेबल कौन सा है? सिर्फ ये वाला। क्लियर है? ठीक, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं वही उसकी बेसिसिटी में शामिल होगा। 1 मिनट का पॉज लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आपको एक टेबलेट करके दे दिया ये सारा एसिड है ना, जो मैंने मिटा दिया अभी। तो आप उन सब का Z फैक्टर लिख चुके हो। अब क्या करना है? अगर Z फैक्टर पता है तो क्या उसका इक्विवेलेंट मास लिखा जा सकता है? बोलेंगे बिल्कुल। मोलर मास निकाल देंगे, Z फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। लेट वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास है, नाइट्रिक एसिड अपने पास है, H2C2O4 अपने पास है, H3PO4 क्लियर, अपने पास है CH3COOH अपने पास है, H3PO3 अपने पास है, H3PO2 क्लियर। इन सब का बोले इक्विवेलेंट मास बताओ, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? तो बोलेंगे मोलर मास। तो इन सब का मोलर मास कितना होगा? निकालते चले जाओ। इसका मोलर मास होता 98, आप कैलकुलेट कर लेना। इसका होता 63, इसका कितना होगा बोलो? लगभग 90। ये 16 चौके 64, 64 और 12 दूना 24, 64 और 4 68, 68 और 20, 68 और 20 कितना हो गया? 78, 68 और 20 सॉरी 68 और 20 88, 88 और 2 90, हाँ 90 90। H3PO4 इसका भी होता 98। एसिटिक एसिड इसका तो 60 होता है। ठीक, H3PO3 इसका कितना होगा? तो 16 × 48, 48 और 3 51 और ये इसका 31। तो जोड़ दो, कितना हो गया? 8 3 11, 11 1 12, 4 3 7 1 8, 72। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो चेक कर लेना। ठीक, ये 16 3 48 और ये 31 और ये 3, तो क्या हो गया? 8 3 11 और 1 12, 4 3 7 और 8 8 82। 72 की जगह क्या होगा? 82 क्लियर। H3PO2 तब यहाँ 16 दूना 32, 32 और 3 35, 35 और ये 31, तब क्या हो जाएगा? 2 3 5 और 1 6 3 3 6 66। ये हुआ सर मोलर मास। ऐसे ही सबका निकाल दोगे आप मोलर मास। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका कैलकुलेट किया हुआ है क्या? Z फैक्टर लिख दो। Z फैक्टर, इसका Z फैक्टर कितना था? 2, इसका कितना था? 1, इसका कितना था? 2, इसका कितना था? 2 है ना, इसका कितना था? 1, इसका कितना था? 2, इसका कितना था? 1, ये सब लिखा हुआ है। सो अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर दोगे आप? इक्विवेलेंट मास। सो इक्विवेलेंट मास इज व्हाट? मोलर मास अपॉन Z फैक्टर, यही ना, मोलर मास अपॉन Z फैक्टर। तो लिख दो सीधा, क्या बोलोगे? इसका मोलर मास 98, 98 by 2 49, 63 by 1 63, 90 by 2 45, 98 by 2 अगेन 49। एक मिनट, यहाँ 2 नहीं बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल। ओके, सो इट विल बी 98 by 3 है ना। लिखने में सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। 60 by 1 तो ये क्या हो जाएगा? 60, 82 by 2 तब यहाँ हो जाएगा 41 और यहाँ 66 by 1 सो इट विल बी 66। ऐसे हम लोग निकाल देंगे इक्विवेलेंट मास किसी भी एसिड का, कोई दिक्कत। अब तुमसे बोले कि भाई साहब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, तो पढ़ेंगे आगे चल करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ऐसे है ना। अब मान लो सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया H2SO4, बोला 490 ग्राम है। कितना है? 490 ग्राम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो। ओके, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे, कैसे निकालते थे? मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे हैं? मास बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, सो मास गिवन कितना है? 490 और इक्विवेलेंट मास कितना है? अभी देखा कितना है? 49। देखो वहां कितना है? 49 डिवाइड कर देंगे इससे, कितना मिल गया? 10 इक्विवेलेंट। क्लियर है? कितना हो गया? 10 इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे।
क्लियर है। और जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आगे चल करके पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यहीं से काम करेंगे, देखना कितना आसान हो जाएगा चीजें। क्लियर। तो इस तरीके से अलग अलग एसिड का जेड फैक्टर निकाल सकते हैं, जेड फैक्टर से इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे मोलर मास का इस्तेमाल करके। क्लियर। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेटा यहां पे होता है अपना खत्म। क्लियर। कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ये तो होता है एसिड, आगे देखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ठीक है, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे होगा वो देखना। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास को जेड फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने एसिड का कैसे निकाला, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर ऑफ एसिड, ऐसे तो निकाला इक्विवेलेंट मास। तो अगर हम आपसे कहें कि व्हाट विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर, है ना, किसका, बेस का। तो अगर ये बेस है तो इसका मोलर मास यहाँ बेस है और यही इसका जेड फैक्टर है, किसका, बेस का। अब एसिड का जेड फैक्टर क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो यहां भी आएंगे हम टोटल नंबर पे, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये क्या है जेड, तो कॉन्सेप्चुअली इसको फिर क्या नाम देंगे। एसिड के लिए बोला था बेसिसिटी है ये, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑफ बेस। क्या है जेड, जेड क्या है, तो बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर, एसिडिटी ऑफ बेस। तो इनफैक्ट हमें यहां पे देखना पड़ेगा व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, वैसे हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा वैसे ही एसिडिटी ऑफ बेस पढ़ेंगे। तो सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे। क्या लिखो डेफिनेशन फटाफट, क्या लिखोगे, एसिडिटी ऑफ एनी बेस लिखो, एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज डिफाइंड एज, एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज डिफाइंड एज capacity of a single molecule of that base, capacity of a single molecule of that base to neutralize different number of HCl molecules or HNO3 molecules और एनी मोनो बेसिक एसिड। क्लियर, जस्ट उसी का उल्टा है। तब देखो, मान लो अपने पास एक बेस है NaOH, ठीक है, इस बेस की कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी, HCl को न्यूट्रलाइज करने की। ठीक है, हमने रिएक्शन लिख दिया, बना क्या बेटा, NaCl और प्लस H2O, कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक। अब बोलो, इसने न्यूट्रलाइज तो कर दिया, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। कितना कफिशिएंट है, बोलेंगे 1। कितना कफिशिएंट है, तो बोलेंगे 1। ठीक है, तो जैसे वहां बात की थी सेम बात यहां करेंगे। क्या बात करेंगे कि जो बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एसिडिटी लिख देंगे, है ना। तो अब क्या बोलोगे, इस बेस की एसिडिटी, यहां पे हम लोग लिखते चले जा रहे हैं बेसिस, और उसकी एसिडिटी इनफैक्ट यही इसका जेड फैक्टर है। तो बोलो, अब इस NaOH ने कितने HCl को न्यूट्रलाइज किया, 1 को। तो इस NaOH का एसिडिटी कितना है, बोलेंगे 1। कितना है, 1। क्लियर। मान लो अगला बेस लिया हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन कर दिया HCl के साथ, प्रोडक्ट बन गया KCl और प्लस H2O। ओके, ठीक। फिर से रिएक्शन बैलेंस है, और जब ये रिएक्शन बैलेंस है तो तुम क्या बात करोगे, इसके एक मॉलिक्यूल ने कितना HCl को न्यूट्रलाइज किया, अगेन वी विल से कितना, 1 को। ठीक, तो जब 1 को न्यूट्रलाइज किया है तो इस बेस का पावर कितने को न्यूट्रलाइज करने का है, 1 को। तो इस बेस की एसिडिटी फिर क्या लिखोगे, 1, कोई दिक्कत। मान लो अगला बेस है तुम्हारा NH4OH, क्या है, NH4OH, और इसका रिएक्शन कर दिया किसके साथ, HNO3 के साथ। ठीक है, क्या बन गया है, बन गया प्रोडक्ट, क्या बोलो, NH4NO3 और प्लस क्या, H2O, कोई दिक्कत। अब बोलो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बोलेंगे बिल्कुल बैलेंस है। कितना एक इस बेस ने, एक मॉलिक्यूल ने कितने HNO3 को न्यूट्रलाइज किया, 1 को। हमने बोला था ना, कोई भी मोनोबेसिक एसिड ले लो, क्लियर, कितने को, 1 को। तो इस बेस का भी जेड फैक्टर कितना हुआ, 1, कोई तकलीफ। ठीक है, सिमिलरली मान लो अपने पास एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
HCl। अब क्या बोल देंगे, क्या बना देगा ये, तो ये बना देगा CaCl2 और प्लस H2O। बैलेंस करना है, वहां 2 क्लोरीन है तो 2 ले लिया, यहां हो जाएगा 2 पानी। क्लियर। अब रिएक्शन को देख लो तो बोलेंगे बैलेंस। तो इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने HCl को न्यूट्रलाइज किया, 2 को, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा बेटा, तो बोलेंगे 2। कोई दिक्कत, नो। ठीक है, अगला रिएक्शन, अगर अपने पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन कर दिया हमने HCl के साथ और इसने बना दिया BaCl2। क्या बना दिया, BaCl2 और प्लस क्या 2H2O यहां बन जाएगा और यहां 2 क्लोरीन कर दोगे, सॉरी 2 HCl कर दोगे। तो अब फिर से इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने को न्यूट्रलाइज किया, बोलेंगे 2 को। क्लियर। तो इस बेस की एसिडिटी फिर कितनी हो जाएगी, सीधा कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। मान लो अपने पास एक बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कौन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और उसका रिएक्शन कर दें HCl के साथ, इसने बना दिया AlCl3 और H2O। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, 3 क्लोरीन यहां हो गया, 3 क्लोरीन यहां हो जाएगा, 3 वाटर, रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने को न्यूट्रलाइज किया, तो फिर क्या बोल रहे हैं, 3 को, तो इसका Z फैक्टर कितना हो गया, तो बोलेंगे 3। फिर वही बात, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। ये तो ऑब्जर्वेशन है, क्या बात कर रहे हो तुम, इस ऑब्जर्वेशन से क्या दिख रहा है, तो तुम यही देखोगे जितना OH ग्रुप था, OH ग्रुप यहां कितना था इस बेस में, 1, तो यहां कितना है, 1, यहां 1, तो बेसिसिटी एसिडिटी कितनी है, 1, यहां 1, तो यहां 1, यहां पे 2, कितना है, 2, OH कितना है, 2, तो एसिडिटी कितनी हो गई, 2, यहां OH कितना है, 2, तो एसिडिटी कितनी हो गई, 2, यहां OH कितना है, 3, तो एसिडिटी कितनी हो गई, 3। क्लियर। क्लियर। तो वहां तो बोल रहे थे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां वो मसला भी नहीं है, यहां सीधा सीधा क्या बोलोगे कि हाइड्रोक्साइड में, किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड में जितना OH ग्रुप होगा वही उस बेस की एसिडिटी होगी। क्लियर। तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट एसिडिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू टोटल नंबर of OH groups present in one molecule of that base। क्लियर है, समझ में आ रही बात। मॉलिक्यूल का मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, एक यूनिट। आयनिक कंपाउंड को नो डाउट मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन इस बात पे कह लेंगे मॉलिक्यूल कैसे लिख रहे हो, कोई बात नहीं है, यूनिट ले लो तुम, क्या दिक्कत है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी बेस का एक यूनिट है, जैसे ये यूनिट है, जैसे ये यूनिट है, जैसे ये यूनिट है, जैसे ये यूनिट है, तो एक यूनिट में कितना कितना OH ग्रुप है, जितना OH ग्रुप है वही उसका क्या है, एसिडिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इनफैक्ट क्या बोलोगे, किसी भी बेस को पानी में रखा, उसने कितना OH रिलीज कर दिया, कितना OH रिलीज कर दिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बेस की कैपेसिटी टू रिलीज OH। क्लियर है, ठीक। OH रिलीज करेगा तभी तो इसके H रिलीज वाले से न्यूट्रलाइज कर देगा, बोलेंगे यस सर। तो क्या बोल रहे हैं, किसी बेस की एसिडिटी क्या, उसका पावर, क्या पावर, कि कितना कितना OH ग्रुप वो रिलीज करेगा, जितना करेगा उसी को क्या बोलेंगे, उस बेस की एसिडिटी। क्लियर। अब ध्यान से इंफॉर्मेशन के तौर पर एक बात ध्यान से याद रखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में क्या बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। तो 10th क्लास में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो वहां पहला जो ग्रुप था अपना, उसको बोलते थे हम लोग अल्कली मेटल। क्या बोलते थे, अल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को क्या नाम देते थे आप लोग, अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद है, एस ब्लॉक एलिमेंट में एक ग्रुप क्या कहलाता था, अल्कली मेटल, और दूसरा ग्रुप क्या कहलाता था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर बेसिक इन नेचर। क्लियर। हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली, मान लो अल्कली मेटल कौन है, लिथियम, और कौन है, सोडियम, और कौन है, पोटेशियम, और कौन है, रुबिडियम, और कौन है, सीजियम, और कौन है, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम है रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ बहुत कम, तो वो टिक ही नहीं रहा, तो उसकी बात क्या करेंगे। टिकने का मतलब दुकान से लेकर के आए फ्रेंशियम, पता चला घर आते आते वो आधा हो गया। क्लियर। तो उसकी बात ही नहीं करते, इसलिए सीजियम पे ही रुक जाते हैं। ओके। अल्कलाइन अर्थ मेटल तो बोलेंगे बेरिलियम, और क्या, मैग्नीशियम, और क्या, कैल्शियम, और क्या, स्ट्रोंशियम, और क्या, बेरियम, और क्या, रेडियम। फिर रेडियम क्या अपना रेडियो एक्टिव। क्लियर। अब इसका हाइड्रोक्साइड तो बोलेंगे LiOH, इसका हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका हाइड्रोक्साइड KOH, इसका हाइड्रोक्साइड RbOH, इसका
हाइड्रोक्साइड CSOH, इन सब में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है? 1। तो क्या बोलोगे तुम? इसके कोरस्पॉन्डिंग Z फैक्टर क्या बोलोगे? इसका 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तब क्या बोलोगे तुम? जितने अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है उसका Z फैक्टर फिक्स है, कितना? 1। क्लियर? इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनाएगा? BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, स्ट्रोंशियम OH होल ट्वाइस, बेरियम OH होल ट्वाइस। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत? अब इसका Z फैक्टर क्या लिखोगे तुम? 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। यस और नो? क्लियर? Z फैक्टर क्या लिखोगे तुम? 2। क्यों? क्योंकि 2 ही तो OH ग्रुप है। अब एक और बात ध्यान से, नो डाउट, जैसे हम लोगों ने बोला था HF, HCl, HBr, HI, उसमें बोला था कि ये बहुत वीक एसिड होता है। क्या बोला था? वीक एसिड होता है। वैसे ही CH3, CO, OH ये भी वीक एसिड होता है। तो ये बात की बात है, ये हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अभी मुद्दा नहीं है। अभी हम बोले सीधा एसिड तो एसिड, बेस तो बेस। नो डाउट ये वाला क्या है? वीक है। ये वाला क्या है? वीक बेस है। बट है तो क्लियर है वीक है, मैं मान रहा हूं वीक है। क्लियर? बट हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीधा सीधा भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसिडिटी। अभी हम पावर ऑफ बेस नहीं देख रहे हैं, अभी कैपेसिटी ऑफ बेस देख रहे हैं। क्या? कि कितना OH वो रिलीज कर सकता है, जितना करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी। क्लियर? कोई एसिड है, जितना H+ रिलीज करेगा वही उसकी क्या है? बेसिसिटी। जल्दी करेगा, देर से करेगा, वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो अलग मुद्दा है। नो डाउट डाउन द ग्रुप जब तुम बढ़ोगे तो फिर क्या बोलोगे? इसका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो ये तो है कैटाइन, ये तो है एनाइन, तो कैटाइन एनाइन का दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटा, फोर्स घटा तो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा तो बढ़िया बेस है। तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जैसे यहां बोला था HF, HCl, HBr, HI, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड में इंक्रीज किया, हैलोजन के, हैलोजन एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, वैसे ही इसके अल्कलाइन या अल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड का बेसिक पावर बढ़ेगा। हम पावर की बात ही नहीं कर रहे अभी, हम सिर्फ कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, Z फैक्टर निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर किसी ने दे दिया तुम्हें AlOH होल 3, बोल दिए बेस की तरह बिहेव कर रहा है, Z फैक्टर बताओ, बोलेंगे 3। क्यों? कितना OH है? 3। CuOH होल ट्वाइस, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कितना Z फैक्टर है? बोलेंगे 2। क्यों? 2 OH कितना है? 2। मान लो FeOH होल ट्वाइस दिया, फेरस हाइड्रोक्साइड, Z फैक्टर 2। FeOH होल थ्राइस दिया, ठीक, कितना Z फैक्टर? बोलेंगे 3। जिंक का हाइड्रोक्साइड दिया, OH बोलो, ZnOH होल 2, Z फैक्टर बोलो, बोलेंगे 2। क्यों? जितना दिख रहा वही। क्लियर है? एक और चीज होता है अमोनिया। अमोनिया सर यहां तो OH नहीं दिख रहा है, ठीक है नहीं दिख रहा ना, जैसे बेटा ये पानी में जाता है ना, पानी में तो पानी से करता है रिएक्शन, और रिएक्शन करके बना देता है NH4OH, NH4OH। अब मुझे बताओ ये NH4OH को तो तुम अभी के अभी पढ़े हो ना, अभी भी लिखा था, लिख के मिटाया था, NH4OH का रिएक्शन कराया था ना HCl के साथ। क्लियर? तो इसमें कितना OH ग्रुप दिख गया? 1। नो डाउट यहां नहीं था, लेकिन पानी में डालते ही इसने तो बना लिया ना, तो कितने दिख गए? 1। तो इसका बेसिक पावर कितना? बोलो, एसिडिटी कितना? 1। तो इस अमोनिया का कोई तुमसे पूछे कितना एसिडिटी इसका, तो बोलेंगे 1। क्लियर है? समझ मारी बात? आयनिक इक्विलिब्रियम में जब हम लोग जाएंगे तो एसिड और बेस का और डिटेल पढ़ेंगे, तब तक केमिस्ट्री की थोड़ी आपको नॉलेज हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा, तब पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग आर्हेनियस एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है। अभी तो H और OH में ही बात कर रहे हैं, आगे चल करके हम लोग बात क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करने में। ठीक, अभी बेस किसको बोल रहे हैं? जो OH देता है। आगे चल करके बोलेंगे बेस वो है जो H+ लेता है, उसको ही बोलेंगे, है ना। आगे चल करके बोलेंगे क्या? सिर्फ OH ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है वो भी बेस कहलाएगा। वी विल सी इट लेटर। अभी सिंपल बातें। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर तुम Z फैक्टर निकाल लिए तो भाई साहब यही तुमसे बोले कि भाई साहब इसका इक्विवेलेंट मास निकाल दो, तो क्या बुराई है? मोलर मास निकाल देंगे और मोलर मास को डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, सॉरी मोलर मास को डिवाइड कर देंगे Z फैक्टर से। तो Z फैक्टर से जैसे डिवाइड किया तो बन क्या गया? क्या बन गया? बोलो, इक्विवेलेंट मास। मान लो इसका बोले इक्विवेलेंट मास निकालो, तो मोलर मास कितना है? लिथियम का एटॉमिक मास 7, 7 और 1 8, और 8 और 16 तो कितना होगा? 24, 24 बटा 1, आंसर 24। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलोगे? ये कितना? 23, 23 1 24, 24 16 40, 40 बटा 1, कितना हो गया इक्विवेलेंट मास? 40। तो जो मोलर मास है वही क्या है? इक्विवेलेंट मास है। यस और नो? क्यों? क्योंकि Z फैक्टर कितना है? Z फैक्टर कितना है?
1 है। इसका इक्विवेलेंट मास तब क्या बोलेंगे 39, 39 और 1 40, 40 और 16 56, तो ये कितना हो गया 56, 56 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना 56। मान लो ये आ गया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9, ये OH कितना 17, 17 गुना 34, 34 और 9 43, कितना हो गया 43, तो यहां क्या बोलोगे 43 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा इक्विवेलेंट मास। क्लियर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 17 गुना 34 और 34 और ये कितना है 24, 4 4 8 3 2 5 58, 58 बटा 2, सो इट विल बी 29। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है 74, 74 बाय 2 इट विल बी 37, ऐसे निकाल लेंगे ना इक्विवेलेंट मास। बोलो कोई तकलीफ, ऐसे इक्विवेलेंट मास निकलेगा। कैसे निकलेगा मोलर मास को Z फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो बेस का इक्विवेलेंट मास निकलेगा। क्लियर। तो बेस बहुत आसान था, एसिड में थोड़ी हम लोगों ने लंबी चौड़ी बात की थी। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, कोई दिक्कत। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड भी पढ़ लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस भी पढ़ लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट भी पढ़ लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम और आयन तो पहले ही हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्लियर। चलिए सर, सो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन के टैली में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जब भी सवाल आएगा वी कैन इजीली हैंडल ऑल ऑफ दीज। चलिए साथ के साथ एक और चीज देखो, हम लोगों ने क्या बोला था इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, क्या बोला था, दो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास में दो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। क्या बोला था, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय Z फैक्टर। व्हाट वाज Z फैक्टर, तो बोले थे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये तो था। इसी का दूसरा फॉर्मूला था क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट वाज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। बोलो पढ़ा था। अब इसमें हम लोग नंबर इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे आपके पास क्या है कैल्शियम क्लोराइड, क्या है कैल्शियम क्लोराइड, बोले इसका इक्विवेलेंट मास निकालो, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला तो वो है क्या मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय Z। तो मोलर मास कितना होता है इसका 111, कितना होता 111 डिवाइडेड बाय 71, 35 35.5 इंटू 2 71 और प्लस 40 कितना हो गया 111। और Z फैक्टर तो बोले बेटा कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, तो एक कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज है ना। क्लियर। जब इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा Ca2 प्लस और प्लस 2 Cl माइनस, तो या तो क्लोरीन का या तो कैल्शियम का चार्ज रखो, मैंने क्या बोला या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज। तो फैक्टर कितना है 2, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 55.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी का दूसरा फॉर्मूला बोला हम लोगों ने, क्या बोला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ca2 प्लस आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस आयन। सो कैल्शियम का कितना इक्विवेलेंट मास बोलो, अब ये केटायन है, केटायन का कैसे निकालते हैं, मास बाय चार्ज। कितना एटॉमिक मास इसका 40, 40 बाय 2 कितना हो गया 20, और प्लस क्लोरीन का कितना 35.5 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा 35.5। कोई दिक्कत बोलिए, कोई परेशानी। क्या हम लोगों ने यहाँ नंबर इस्तेमाल किया क्लोरीन का एटम तो 2 था नहीं, इसलिए तो मैंने बोला क्या सीधा केटायन का और एनायन का इक्विवेलेंट मास कितना नंबर है उसका उससे मतलब नहीं है, सीधा जोड़ देंगे, जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तुम कितना आएगा बोलो 30 20 50 5 55 55.5 आया कि नहीं आया, बोलेंगे आ गया। सिमिलरली we have MgCl2, so equivalent mass of MgCl2 निकालना है, क्या बोलेंगे, या तो सीधा लिख दो मोलर मास होता 95 बाई 2 कर दो, कितना आया वैल्यू बोलो 2 चौके 8 और यहाँ 2 सत्ते 14.5 47.5। क्लियर। दूसरे फॉर्मूला से इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg2 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस इसका कितना एटॉमिक मास 24 बटा 2 चार्ज कितना हो गया 12 और प्लस इसका कितना 35.5, दोनों को जोड़ दिए 47.5 यहां से भी आ गया। क्लियर। तो अपने पास ये दोनों फॉर्मूला था सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, बोलो यस सर नो। क्लियर, ओके ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे हम लोग कुछ और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो लिखो हेडिंग
इक्विवेलेंट मास ऑफ equivalent mass of हैलाइड, हैलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब, हैलाइड कॉमा ऑक्साइड कॉमा हाइड्रोक्साइड कॉमा कार्बोनेट कॉमा सल्फेट कॉमा बाइकार्बोनेट कॉमा बाइसल्फेट ऑफ एनी मेटल। किसी भी मेटल का हैलाइड दे दे तुम्हें, ऑक्साइड दे दे तुम्हें, हाइड्रोक्साइड दे दे, कार्बोनेट दे दे, सल्फेट दे दे, बाइकार्बोनेट दे दे, बाइसल्फेट दे दे, एंड सो ऑन, नाइट्रेट दे दे, नाइट्राइट दे दे, सल्फाइट दे दे, व्हाटएवर एक्सेट्रा etc। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, जब भी मेटल के साथ बना रहा है तो इसका मतलब केटायन और एनायन तो बनेगा ही बनेगा, केटायन और एनायन तो बनेगा ही बनेगा। तब तुम सीधा सीधा क्या बोलोगे, ये सब का सब एनायन के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, सबका सब फॉर्म क्या आएगा, एनायन और केटायन के फॉर्म में। तो मेटल किस फॉर्म में होगा, बोलो? इक्विवेलेंट मास, मेटल किस फॉर्म में होगा, बोलो? ऑफ कंपाउंड लिख रहे हैं, ऑफ अबव कंपाउंड। अब जैसा जैसा कंपाउंड होगा वैसा नाम लिखना, हैलाइड है तो हैलाइड लिखेंगे, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड लिखेंगे। क्या लिखूं, बोलो? मेटल किस फॉर्म में होगा, केटायन के फॉर्म में। तब क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक, बोलो मेटल आयन बोलेंगे, और प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ, किसका इक्विवेलेंट मास लिखोगे, बोलो जरा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन, ये तो केटायन है, और आगे क्या, एनायन। अब एनायन में तुमने क्या बोला, तुमने बोला हैलाइड, तो हैलोजन के लिए क्या लेते हैं, एक्स, तो एक्स माइनस ले लो, ठीक। अगला कौन है, ऑक्साइड, तो O2 माइनस ले लो। अगला कौन है, हाइड्रोक्साइड, तो OH माइनस ले लो। अगला कौन है, कार्बोनेट, तो CO3 2 माइनस ले लो। अगला कौन है, सल्फेट, तो SO4 2 माइनस ले लो। अगला कौन है, बाइकार्बोनेट, तो HCO3 माइनस ले लो। अगला कौन है, बाइसल्फेट, तो HSO4 माइनस ले लो, एंड सो ऑन। सीधा एक लाइन में फॉर्मूला ऐसे बोलेंगे। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल देख लो। मान लो CO3 बोला, कार्बोनेट है, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, तो अभी बोला हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ca2 प्लस लिखोगे मेटल आयन, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या लिखोगे, CO3 2 माइनस। तो अब बोलो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम का कितना, बोलो? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी या एटॉमिक मास बाय चार्ज, तो कितना 40/2 कितना 20, और प्लस इसका कितना होता है 60, 60/2 चार्ज कितना, अनायन ही तो है, तो 60/2 कितना 30। तब क्या बोल दोगे, बोले यहाँ 30, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 50, आंसर। कोई दिक्कत? उसी तरीके से मान लो वी हैव इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, नंबर से तो हमें मतलब ही नहीं है, सो इट विल गिव यू इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन केटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2 माइनस आयन एनायन, खत्म। तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट मास लिखना है, इसका एटॉमिक मास कितना है 27, चार्ज कितना है 3, 27/3 कितना हुआ बेटा 9, ये हो गया केटायन का इक्विवेलेंट मास। एनायन का, इसका मोलर मास कितना है, जोड़ोगे तो आएगा 96, कितना आएगा 96, और 96/2 चार्ज कितने का है 2, 2 माइनस, तो 96/2 का मतलब क्या 48 जोड़ देंगे तो कितना आया 57, कितना आसानी से निकल गया खट से। कोई दिक्कत? ठीक। तो अब कोई भी आए इस तरीके से हमें लोग सॉल्व करते चले जाना है। क्लियर? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग सबका इक्विवेलेंट मास निकालो, है ना। डू इट फास्ट।
एक बार इक्विवेलेंट मास की प्रैक्टिस हो गई तो आगे का सफ़र आपका बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, खटाखट तुम करते चले जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी होगी कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ने में भी क्या होगा, बहुत आसानी होगी, फटाफट तुम्हें सब समझ में आएगा। प्रैक्टिस करनी है इन सब के ऊपर। मान लो, लिखो कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉलोइंग। लेट वी हैव CaSO4 निकालना है, Al2O3 कैलकुलेट करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैलकुलेट करो, कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेट करो, Na2CO3 कैलकुलेट करो, CaSO4 कैलकुलेट करो, सॉरी चलो MgSO4 ले लेते हैं, या Na2SO4 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, वो तो अपनी मर्जी है। KCl ये कैलकुलेट कर दो इन सब का। सिमिलरली यहां लिख रहा हूं मैं K2O पोटेशियम ऑक्साइड, अगला लिखा हमने Mg3PO4 फॉस्फेट होल ट्वाइस, ठीक। उसी तरीके से लिखा हमने CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, क्लियर। उसी तरीके से लिख रहे हैं हम लोग क्या, मान लो KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट एंड सो ऑन, बहुत सारे कल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा शायद, ओके ठीक है। MgOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड ले लो, इन सब का निकालना है क्या, इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक। तो आप लोग खुद से ट्राई करो जल्दी से, ठीक। हम पॉज लेते हैं, आप इसको लिखो, सवाल को कंप्लीट करो और इसका जवाब खुद से निकालने की कोशिश करो। क्या लिखोगे, इसका इक्विवेलेंट मास प्लस सल्फेट का, इसका इक्विवेलेंट मास प्लस ऑक्साइड का, ऐसे निकालते चले जाओगे। आप इसको खुद से पॉज करना और पॉज करके अपना आंसर तैयार करना और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मिलाओ, क्लियर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। क्या लिखेंगे सर, कैल्शियम सल्फेट है, क्या बोलोगे, इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2 माइनस आयन, केटाइन एनाइन बोल दिया, क्लियर। तो इस केटाइन का मास कितना है, तो क्या बोल देंगे 40, ये कितना है एटॉमिक मास 40 बाय चार्ज 2, तो कितना हो गया 20, और 20 प्लस इसका कितना बोला था मैंने 96 बाय 2, तब क्या बोलोगे 48 जोड़ दो, कितना हो गया 68। चेक करो यहाँ क्या नहीं आया आपका आंसर, ठीक है। अगला देखो Al2O3, तो ये क्या है, तो बोलेंगे एल्यूमिनियम 3 प्लस केटायन और O2 माइनस आयन ऑक्साइड, बोलेंगे ना, ठीक। एल्यूमिनियम का कितना 9 और ऑक्सीजन का हर हाल में फिक्स कर लो कितना है 8, वो तो होना ही होना है, 16/2 कर दे 8 ही होना है, कितना हो गया 17, कोई दिक्कत। ये आपका फिर से केटायन एनायन, तो मैग्नीशियम का कितना, क्या बोलोगे तुम Mg2 प्लस और प्लस O2 माइनस, मैग्नीशियम का कितना बोलो बेटा, मैग्नीशियम का कितना, तो क्या बोलेंगे मैग्नीशियम का 12, क्यों 24/4, ठीक। 24/2 कितना हो गया 12, और ये ऑक्सीजन का कितना है 8, टोटल मिला के कितना हुआ 20, ठीक। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या लिखोगे कैल्शियम 2 प्लस और प्लस O2 माइनस, कैल्शियम कितना 20, ऑक्साइड कितना 8, आंसर 28, क्लियर। Na2CO3 क्या करेंगे, क्या 2 सोडियम लिखे हैं, बिल्कुल नहीं, क्या लिखना सीधा Na प्लस और क्या CO3 2 माइनस, Na प्लस का मतलब क्या, एटॉमिक मास कितना 23/1 कितना 23, और प्लस यहाँ कितना कार्बोनेट कितना होता है 60/2 कितना 30, तो 30 यहाँ 30 20 50 3 53 53, कोई दिक्कत। अगला Na2SO4, क्या बोलोगे Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, सोडियम का कितना अगेन 23, ठीक। और ये क्या बोला मैंने अभी 96/2 कितना 48, जोड़ दो 8 3 11 4 2 6 1 7 71, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला पोटेशियम क्लोराइड K प्लस और प्लस Cl माइनस, कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्या बोल देंगे पोटेशियम का कितना 39 और क्लोरीन का कितना 35.5, क्या बोल दोगे जोड़ दो, तो 0.5 तो हो गया, 5 9 14 और 3 6 1 7 74.5। सिमिलरली यहां बात करेंगे
K2O क्या बोलोगे, पोटेशियम प्लस क्या, ऑक्साइड K प्लस पोटेशियम कितना 39, 39 प्लस 8 कितना बोलो 47। अगला अगला क्या बोलेंगे, कितना एटम उससे मतलब नहीं है, मैग्नीशियम 2 प्लस PO4 3 माइनस, मैग्नीशियम का कितना 24/2 12, और ये PO4 कितना होता है 95, कितना होता है 95/3 जोड़ लेना जो भी आ जाए, 95/3 करके जोड़ देना इसको। ओके यहां बात कर लो, तो यहां क्या बोलोगे, कैल्शियम है तो कैल्शियम कितना Ca2 प्लस और प्लस NO3 माइनस, एटम से मतलब सिस्टम से मतलब नहीं है कितना है, उसको जोड़ना नहीं है सीधा ऐसा, ठीक। तो कैल्शियम का कितना 20, और नाइट्रेट ये कितना होता है 62, 62 में डिवाइड कर दो 1 से तो कितना हो जाएगा 62, जोड़ दो कितना हो जाएगा 82, कोई दिक्कत। अगला क्या है, अगला है KHSO4, ठीक है सर, तो कौन कौन सा आयन है K प्लस और कौन है HSO4 माइनस, K का कितना, K का 39 और प्लस SO4 कितना बोला था 96 और प्लस एक 97/1 क्योंकि 1 ही तो चार्ज है, जोड़ दो कितना आया 7 9 16 9 3 12 1 13 136। अगला NaHCO3 क्या बोलोगे Na प्लस और HCO3 माइनस, Na का कितना 23, HCO3 क्या बोलेंगे ये कितना था 60, 60 और 1 61, 61/1 जोड़ दो 1 और 3 4 6 और 2 8 84, क्लियर। अगला क्या बेटा CaHCO3 होल 2, सो Ca2 प्लस और प्लस HCO3 माइनस, ये तो चार्ज है, ओके। कैल्शियम कितना 20 और ये कितना 61, जोड़ दो कितना हुआ 81, क्लियर। अगला क्या है MgOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड, ठीक, तो ये क्या है Mg2 प्लस और प्लस OH माइनस, ये कितना हो गया 12 और प्लस यहाँ कितना 16 1 17, 17/1 कितना हो गया 17, तो ये कितना हो गया 17 2 19 19 10 29 29, ऐसे निकालते हैं किसका डिफरेंट कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट मास, क्लियर। चाहे ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे सल्फाइड हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे नाइट्राइट हो, चाहे सल्फाइट हो, चाहे बाइसल्फाइट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे बाइसल्फेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, क्लियर। जो भी दिया हो केटाइन एनायन में तोड़ो, केटाइन का इक्विवेलेंट मास निकालो, एनायन का इक्विवेलेंट मास निकालो, दोनों का जोड़ दो, इट विल गिव यू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। एनी डाउट, क्लियर। तो यहां अपना ये टॉपिक होता है खत्म, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, मतलब एटम का, आयन का, सॉल्ट का, एसिड का, बेस का, क्लियर। अब सिर्फ एक बच गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब। अभी इतने से ही अपना अच्छा खासा काम चलेगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोल पढ़ा, मोल के बाद पढ़ा स्टोइशियोमेट्री, है ना। स्टोइशियोमेट्री का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था बैलेंसिंग करके। अब क्या बोल रहा हूं मैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक। वहां तुम देखोगे कि जब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ लोगे तब तुम वहां देखोगे कि अब बैलेंसिंग करने का कोई चक्कर नहीं है। तो अब देखेंगे इनफैक्ट easy way of handling stoichiometric problems using law of chemical equivalence। तो law of chemical equivalence से पहले काम क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक। अभी जैसे निकाला इक्विवेलेंट मास, इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे निकाला था मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल। वैसे ही इक्विवेलेंट मास, मोलर मास से क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल। इक्विवेलेंट मास से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और फिर उसको लगाएंगे लॉ के अंदर। तब देखेंगे चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होगी, खटाखट वो लगाओगे और वही काम चुटकी में सॉल्व होगा, फटाफट सॉल्व होगा, आंसर निकलेगा धड़ाधड़, क्लियर। क्या यहाँ तक का सफ़र आसान रहा, समझ में चीज़ें आ रही हैं। अब बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।